हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ओजोन परत। ओजोन परत से रिलेटेड आज हमारा डिस्कशन होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ओजोन। तो ओजोन शब्द की अगर हम बात करें तो ओजोन शब्द आपको कहाँ से देखने को मिलता है, तो ये एक यूनानी शब्द है जो कि ओशियन शब्द से लिया गया है। ओशियन शब्द जो है वो एक यूनानी शब्द है और इस यूनानी शब्द से ही ओजोन शब्द लिया गया है और उसका ओजोन परिवर्तन नाम किया गया है। ठीक है, तो यूनानी शब्द है आपको ओजोन, जो कि ओशियन शब्द से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको याद ये रखना है कि ओजोन का अर्थ आपको याद होना चाहिए। ओजोन का अगर हम ओजोन शब्द के अर्थ की बात करें तो उसका अर्थ होता है सूंघना। क्या होता है? सूंघना होता है। ठीक है, तो आपको ये दो चीज याद रखना है। ओशियन शब्द से लिया गया है जो कि एक यूनानी शब्द है। ओजोन का जो अर्थ होता है वो होता है सूंघना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ओजोन की खोज, ओजोन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ओजोन की खोज जो है क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कोनविन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कोनविन के द्वारा जो है वो ओजोन की खोज की गई थी। और ओजोन की खोज के बाद अगर हम बात करें ओजोन गैस को ओजोन नाम कब दिया गया था, तो वो दिया गया था 1940 में। 1940 में ओजोन का नाम ओजोन दिया गया था, मतलब ओजोन गैस खोजी गई थी, परंतु उस गैस को ओजोन गैस कब कहा गया, तो वो कहा गया था 1940 में। ये चीज़ याद रखना कि पहले कोई गैस खोजी जाएगी फिर उस गैस का हम नाम रखेंगे। तो फिर उसके बाद जब ये गैस खोजी गई तो उस गैस का नाम क्या रखा गया? ओजोन रखा गया। ठीक है, 1940 में उस गैस का नाम ओजोन रखा गया था जिसकी हम बात कर रहे हैं आज। और ओजोन गैस से ही ओजोन परत का निर्माण होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वथनांक। आपको क्वथनांक कितना देखने को मिलेगा ओजोन गैस का? ओजोन गैस का जो क्वथनांक होता है वो होता है -111.9 डिग्री सेल्सियस। -111.9 डिग्री सेल्सियस आपको क्वथनांक देखने को मिलता है ओजोन गैस का। फिर उसके बाद आपको गलनांक देखने को मिलता है ओजोन गैस का -192.5 डिग्री सेल्सियस। ये आपको क्या देखने को मिलेगा? गलनांक देखने को मिलेगा ओजोन गैस का। ठीक है, ये दो चीज आपको याद रखना है। अब बात करते हैं वायुमंडल में ओजोन। वायुमंडल में जो आपको ओजोन गैस देखने को मिलेगी वो आपको समताप मंडल में देखने को मिलेगी। जैसे कि हम वायुमंडल की जब बात करते हैं तो वायुमंडल में हम बहुत सारी परतों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि शोभ मंडल आता है, समताप मंडल आता है, वायुमंडल आता है और भी बीच में बहुत सारे मंडल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत आपको एक मंडल देखने को मिलेगा जिसका नाम है समताप मंडल। उन समताप मंडल के अंदर ही आपको एक परत देखने को मिलेगी, ओजोन गैस से मिलकर बनी एक परत देखने को मिलेगी जिसका नाम ओजोन परत रखा गया है। ठीक है, बात करें अगर ओजोन परत की तो ओजोन परत आपको देखने को मिलती है समताप मंडल में, लेकिन अगर हम देखें उसका क्षेत्र तो आपको ये पृथ्वी से 18 किलोमीटर या 19 किलोमीटर से लगभग 48 किलोमीटर की जो रेंज आपको देखने को मिलेगी, उसके बीच में आपको ओजोन परत देखने को मिलेगी। जैसे कि हम बात करें तो पृथ्वी के आपको चारों ओर क्या देखने को मिलेगी? ओजोन परत देखने को मिलेगी, जो कि पृथ्वी से कितनी दूर आपको देखने को मिलेगी? वो लगभग आपको 19 किलोमीटर से 48 किलोमीटर की जो बीच की रेंज आपको देखने को मिलेगी, 18 किलोमीटर या फिर 19 किलोमीटर, है ना, 19 किलोमीटर और 48 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ आपको ओजोन परत देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो ओजोन परत आपको देखने को मिलेगी इसकी जो मोटाई है वो भी आपको कुछ मोटाई में आपको ये ओजोन परत चारों ओर देखने को मिलेगी। इसकी जो मोटाई है वो आपको 12 से 30 मीटर तक की ये मोटाई देखने को मिलेगी। और इस मोटाई में ही कमी आना, इस मोटाई में लगातार कमी आना, ओजोन परत की जो मोटाई है चारों ओर से उसमें लगातार कमी आना ही क्या कहलाता है? ओजोन क्षरण कहलाता है, ओजोन का नष्ट होना कहलाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं ओजोन परत जो कि बाहर से आने वाली या अंतरिक्ष से आने वाली या सूरज से आने वाली परावैंगनी किरणों को या हानिकारक किरणों को रोकता है, इसीलिए हम उसको पृथ्वी का रक्षा कवच कहते हैं। क्योंकि
अंतरिक्ष से या फिर बाहर से आने वाली हानिकारक गैसों को या हानिकारक किरणों को ओजोन परत रोकता है, इसलिए ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। साथ ही साथ इसको पृथ्वी की छतरी भी कहा जाता है, पृथ्वी का छाता भी कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी का छाता या फिर पृथ्वी का हम कहें रक्षा कवच किसको कहा जाता है, तो वो ओजोन परत को कहा जाता है। अब ओजोन का निर्माण होता किस तरीके से है, तो ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन अणु के साथ जब क्रिया करता है या परमाणु के साथ जब क्रिया करता है तो उसके पश्चात क्या बनता है, O3 बनता है, और इस O3 को ही हम क्या कहते हैं, ओजोन गैस कहते हैं। तो फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, O3, जिसको हम क्या कहते हैं, ओजोन गैस कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ओजोन क्षरण। लगातार आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो वायुमंडल के जो चारों ओर या पृथ्वी के चारों ओर जो ओजोन परत है वो छोटी भी होती जा रही है, उसकी मोटाई में भी कमी आ रही है, और ओजोन परत में बहुत सारे आपको छिद्र भी देखने को मिल रहे हैं। उन छिद्रों के माध्यम से कई हानिकारक गैसें वायुमंडल में क्या हो जाती हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं, जो कि मानव के लिए, मानव के वातावरण के लिए या पारिस्थितिक तंत्र के लिए क्या है, अनुकूल नहीं है। ठीक है, हानिकारक हैं वो। अब बात करते हैं ओजोन क्षरण या फिर ओजोन में लगातार कमी दो कारणों से आ सकती है, या तो प्राकृतिक क्रियाएं द्वारा ओजोन परत लगातार कम होती जा रही है, या फिर मानव क्रियाकलापों द्वारा ओजोन परत में लगातार कमी आ रही है। ये दो कारण आपको देखने को मिलेंगे। प्राकृतिक क्रियाएं द्वारा तो ओजोन परत बहुत कम ही नष्ट होती है, लेकिन मानव क्रियाकलापों द्वारा कई प्रकार की गैसें आपको देखने को मिलेंगी, उत्पन्न की जाती हैं। ये गैसें जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन कारक, नाइट्रोजन कारक, सल्फर कारक, ये सारे के सारे कारक क्या करते हैं, लगातार ओजोन परत को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे प्राकृतिक कारक, प्रकृति द्वारा स्वयं ओजोन परत को नष्ट किया जाता है तो वो प्राकृतिक कारक हो जाएंगे। या प्राकृतिक क्रियाएं किस तरीके से होती हैं, जैसे कि परावैगनिक किरणें भी क्या करती हैं, लगातार ओजोन परत से टकराती हैं और ओजोन परत को नष्ट करती हैं, है ना। परावैगनिक किरणें क्या करती हैं, परावैगनिक किरणें क्या करती हैं, लगातार ओजोन परत से टकराती हैं। बाहर से आने वाली परावैगनिक किरणें लगातार ओजोन परत से टकराती हैं और ओजोन परत को नष्ट करती हैं। लेकिन वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस उपस्थित होने के कारण लगातार ओजोन परत का निर्माण भी होता जाता है, तो ओजोन परत इतनी नष्ट नहीं हो पाती है, संतुलन बना रहता है। लेकिन अगर हम बात करें फिर इसके बाद परावैगनिक किरणों द्वारा भी ओजोन परत को नष्ट किया जाता है, गतिक क्रियाओं द्वारा भी ओजोन परत को नष्ट किया जाता है। कई प्रकार की गतिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि पवन या फिर हवाओं की दिशा में जब परिवर्तन होता है तो ओजोन परत नष्ट हो जाती है, या ओजोन परत में जो है थोड़ी सी रुकावट आ जाती है, ओजोन परत की जो मोटाई है उसमें भी लगातार कमी आती है। आप देखेंगे कि जो मौसम परिवर्तन होता है, मौसम चेंज होता है, जलवायु चेंज होती है, तो हवाओं की दिशाओं में भी परिवर्तन आता है। जब हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन आता है तो उसके कारण भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि ओजोन परत नष्ट होती है। ठीक है, ये दो कारण हैं जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा होते हैं। लेकिन मानव क्रियाकलापों द्वारा कई प्रकार की गैसें उत्पन्न की जाती हैं। ठीक है, और उन गैसों के द्वारा ओजोन परत नष्ट होती है। सबसे ज्यादा ओजोन परत मानव क्रियाकलापों द्वारा ही होती है, जिसमें देखिए आप क्लोरीन कारक देखने को मिलेगा। क्लोरीन के कई प्रकार के कारक हैं जो ओजोन परत को नष्ट करते हैं। सल्फेट कारक हैं, कई नाइट्रोजन का ऑक्साइड हैं, कई क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सबसे ज़्यादा ओजोन परत को नष्ट करने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसके द्वारा सबसे अधिक जो है ओजोन परत नष्ट होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, हैलोजन द्वारा, उसके बाद CCl4 द्वारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड द्वारा भी ओजोन परत नष्ट होती है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन द्वारा, ये जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसी के समान होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसके द्वारा भी ओजोन परत नष्ट होती है। फिर मिथाइल ब्रोमाइड के द्वारा भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि मिथाइल ब्रोमाइड द्वारा भी ओजोन परत में लगातार क्या आती है, कमी आती है, ओजोन परत जो है नष्ट होती जाती है। अब हम बात करते हैं कि क्लोरीन कारक द्वारा आखिर ओजोन परत किस प्रकार नष्ट होती है। तो कई प्रकार के क्लोरीन कारक हमको वायुमंडल में देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत आपको एक देखने को मिलेगा
ClOCl ये एक क्लोरीन कारक है। ClOCl ये क्लोरीन कारक है। ये क्लोरीन कारक क्या करता है, सबसे पहले तो ClO2 और Cl इस तरीके से टूट जाता है अणुओं में, और उसके बाद इनके क्लोरीन जो होते हैं वो किससे क्रिया कर लेते हैं, ओजोन गैस के साथ क्रिया कर लेते हैं। ओजोन गैस के साथ क्रिया कर लेते हैं। जब ये ओजोन गैस के साथ क्रिया करते हैं तो ClO प्लस O2 बन जाता है। क्या बन जाता है, ClO प्लस O2। इस तरीके से आप देखिएंगे कि ओजोन गैस को ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है। ओजोन गैस जैसे जैसे ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित होगी तो वायुमंडल में ओजोन की मात्रा कम होती जाएगी। ओजोन की मात्रा कम होगी तो ओजोन परत भी क्या होता जाएगा, या चारों ओर से जो ओजोन गैस है उनकी मात्रा कम होगी तो ओजोन परत भी लगातार छोटी होती जाएगी। तो आप देखेंगे इस तरीके से जो है ऑक्सीजन गैस का निर्माण हो जाता है। और ये जो कारक हैं, ये जो कारक है पुनः निर्मित हो जाते हैं। इस तरीके से देखिए ये फिर से निर्मित हो जाते हैं ClOCl। इस तरीके से ClOCl इस तरीके से ये पुनः निर्मित हो जाते हैं, प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं और ये पुनः इस तरीके की क्रिया करते हैं। लगातार इस प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं और ओजोन गैस को ऑक्सीजन के गैस में के रूप में परिवर्तित करते रहते हैं। कौन, क्लोरीन कारक। इसलिए क्लोरीन कारक भी लगातार ओजोन परत को नष्ट करता है। सल्फेट कारक भी आपको देखने को मिलेंगे। जो आपके सल्फेट कारक हैं ये भी आपको देखने को मिलेंगे जो ओजोन परत को लगातार नष्ट करते हैं। जैसे कि सल्फेट कारक में आपको देखने को मिलेगा एक SO2। ये SO2 क्या करता है, ओजोन गैस के साथ क्रिया करता है। ओजोन गैस के साथ क्रिया करने के बाद SO3 बनाता है और ऑक्सीजन गैस को मुक्त कर देता है ना। ये क्या करता है, SO2 ओजोन गैस के साथ क्रिया करता है। ओजोन गैस क्रिया करने के बाद SO3 बनाता है और ऑक्सीजन गैस को मुक्त कर देता है। तो इस प्रकार भी ये क्या करते हैं, जो सल्फर के कई प्रकार के कारक होते हैं, ये सल्फर ऑक्साइड जो है ये क्या करते हैं, ओजोन गैस को किस में बदल देते हैं, ओजोन गैस को ऑक्सीजन गैस में बदल देते हैं। ठीक है। इसी तरीके से नाइट्रोजन के सल्फाइड भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि नाइट्रोजन के सल्फाइड NO, ये क्या करते हैं, ये भी ओजोन गैस के साथ क्रिया करते हैं। तो नाइट्रोजन के सल्फाइड क्या करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करता है, ओजोन गैस के साथ क्रिया करता है और ओजोन गैस के साथ क्रिया करने के बाद ये भी क्या बनाते हैं, NO2 बनाते हैं और O2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, NO2 बनाते हैं और O2 बनाते हैं। तो इस तरीके से ये भी लगातार क्या कर रहे हैं, ये भी लगातार ओजोन गैस को ऑक्सीजन गैस के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। ओजोन गैस को ऑक्सीजन गैस के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। और भी आपको कारक देखने को मिलेंगे जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये क्या करता है, लगातार ओजोन परत को नष्ट कर रहा है और ये प्रकृति में 45 वर्षों तक जीवित रह सकता है। ये प्रकृति में इसका जीवन काल जो होता है वो कितना होता है, 45 वर्ष होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो जीवन काल होता है वो 45 वर्ष होता है। 45 वर्ष तक कार्बन टेट्राक्लोराइड जीवित रह सकता है। उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा हैलोजन। हैलोजन के भी कई आपको ऐसे तत्व देखने को मिलेंगे। हैलोजन तत्व आपको देखने को मिलेंगे। 5 प्रमुख तत्व होते हैं जिसमें फ्लोरीन होता है, ब्रोमाइड होता है, क्लोरीन होता है या क्लोराइड होता है, आयोडाइड होता है। ये प्रमुख हैलोजन तत्व हैं। ये हैलोजन तत्व भी प्रकृति में 65 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। इनका जो जीवन काल होता है वो 65 वर्ष का होता है। मतलब 65 वर्ष तक ये प्रकृति में अगर हैलोजन तत्वों को उत्सर्जित कर दिया जाता है वायुमंडल में तो वायुमंडल में ये 65 वर्ष तक जीवित रहेंगे और 65 वर्ष तक ये ओजोन परत को नष्ट करते रहेंगे। उसी तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है उसी तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी होता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी होता है, ये भी लगातार ओजोन परत को नष्ट करता है। मिथाइल ब्रोमाइड जो कि एक यौगिक होता है हैलोजन का ही, क्योंकि ब्रोमाइड एक हैलोजन होता है, तो ये भी लगातार ओजोन परत को नष्ट कर रहे हैं। तो ओजोन परत को नष्ट करने के बहुत सारे कारक हैं जिसके द्वारा आपको प्रमुख रूप से गैसेस देखने को मिलेंगी। कई प्रकार की गैसें हैं, कई प्रकार की ऐसी गैसें हैं जो ओजोन परत को नष्ट करती हैं। ओजोन परत के नष्ट होने से क्या होगा कि परावैंगनिक किरणें जो हैं पृथ्वी पर आएंगी। ये परावैंगनिक किरणों के द्वारा कई प्रकार के हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि देखिए
देखिए, अगर ओजोन परत क्षतित होती है, ओजोन परत लगातार नष्ट होती है, तो उसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्या उसका दुष्प्रभाव आएगा, क्या उसकी हानियां होंगी। तो सबसे पहले तो जलवायु प्रभावित हो जाएगी। जलवायु प्रभावित हो जाएगी मतलब जब परावैंगनिक किरणें वायुमंडल की किरणों में या वायुमंडल में मिल जाएंगी तो वायुमंडल दूषित हो जाएगा, पहला। और दूसरा, जब परावैंगनिक किरणें पृथ्वी पर एंटर करेंगी तो इन परावैंगनिक किरणों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। पृथ्वी का तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ग्लेशियर पिघलने लग जाएंगे। जो बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं, बर्फ़ से ढके हुए बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं, वो ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो उनका पानी समुद्र में जाएगा। समुद्र में जाने से जो समुद्र का लेवल है वो बढ़ेगा, और समुद्र का लेवल बढ़ने से जो स्थल मंडल है वो जल मंडल में डूबता जाएगा। जितना भी स्थल मंडल है धीरे धीरे वो स्थल मंडल जल मंडल में डूबता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत सारी हानियां देखने को मिलेंगी। फिर उसके साथ मानव को भी कई प्रकार की हानियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि परावैंगनिक किरणें सबसे ज़्यादा मानव की त्वचा पर प्रभाव डालती हैं। मानव की त्वचा पर प्रभाव डालती है मतलब त्वचा का कैंसर हो जाता है। कई प्रकार की त्वचा से संबंधित बीमारियां मानव को परावैंगनिक किरणों से होता है। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा परावैंगनिक किरणें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो व्यक्ति होते हैं, सबसे अधिक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में चर्म रोग के व्यक्ति देखने को मिलेंगे। मतलब त्वचा से पीड़ित सबसे ज़्यादा व्यक्ति आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, त्वचा से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके सबसे ज़्यादा रोगी आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ आपको परावैंगनिक किरणें देखने को मिलती हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो वायुमंडल है या ऑस्ट्रेलिया के ऊपर का जो ओजोन परत है वो लगातार कम होती जा रही है, उसमें लगातार गिरावट आ रही है, ओजोन परत लगातार पतली होती जा रही है। ठीक है, तो और जैव समुदाय या पारिस्थितिक जीव जंतुओं पर भी एक प्रभाव पड़ेगा। पारिस्थितिक तंत्र भी क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कई प्रकार के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके लिए यह ओजोन परत जो नष्ट हो रही है, ओजोन परत को नष्ट होने से बचाने के लिए भी कई प्रयास किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रयास किया गया था वो वियना सम्मेलन में किया गया था। और ये जो वियना सम्मेलन में सबसे पहला जो प्रयास किया गया था वो 1985 में किया गया था। ऑस्ट्रिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये क्या है, ऑस्ट्रिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम बात करें ओजोन परत को रोकने के लिए, ओजोन परत को नष्ट होने से रोकने के लिए सबसे पहले वियना सम्मेलन किया गया था। और ये वियना सम्मेलन, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वियना, इसलिए उसका नाम वियना सम्मेलन था। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में किया गया था। और दूसरा, यहाँ पर UNEP का गठन भी किया गया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा भी इसमें भाग लिया गया था। ये क्या है, आपका एक संगठन है जो पर्यावरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण जो है कदम उठाता है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP याद रखना है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा भी कई प्रयास किए गए हैं पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए। फिर उसके बाद दूसरा सम्मेलन या समझौता आपको देखने को मिलेगा, मॉन्ट्रियल समझौता, जो कि इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में किया गया था, 1987 में ये समझौता किया गया था। और जब ये समझौता हुआ था उस समय 35 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था, 35 देशों द्वारा भाग लिया गया था। और इसमें UNEP द्वारा भी भाग लिया गया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा भी इसमें भाग लिया गया था। चूंकि ये जो सम्मेलन है, ये जो समझौता है मॉन्ट्रियल समझौता, जो कि इम्पोर्टेंट है, ये कब हुआ था, ये 16 सितंबर को हुआ था। 16 सितंबर 1987 में किया गया था, 1987 में किया गया था, 16 सितंबर को किया गया था। ओजोन परत को बचाने के लिए किया गया था, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं कि 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए गए थे सभी देशों द्वारा कि ओजोन परत या ओजोन जिसके द्वारा, जिन गैसों के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, उन गैसों के उत्पादन में कमी करेंगे। ये ऐसा निर्णय मॉन्ट्रियल समझौते में सभी देशों द्वारा लिया गया था। उस समय 35 देशों ने भाग लिया था इस समझौते में और हस्ताक्षर भी किए थे। ठीक है, 1 जनवरी
1989 को ये चीज़ लागू कर दी गई थी। लागू कब की गई थी? 1 जनवरी 1989 में लागू की गई थी, ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए थे? सबसे पहले ये 4 चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि निर्णय क्या क्या लिए गए थे, आखिर किस प्रकार के निर्णय लिए गए थे मॉन्ट्रियल समझौते में। तो सबसे पहले आप देखिए, प्रत्येक देश द्वारा ये निर्णय लिया गया था या इस समझौते में ये निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक देश 1989 के बाद CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन 1986 के अनुसार करेगा। मतलब 1986 में किसी भी देश द्वारा जितना CFC का उत्पादन हुआ था उतना ही उत्पादन आगे भी करना होगा। अब उसके क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन में कोई भी वृद्धि नहीं होगी किसी भी देश के द्वारा, क्योंकि जितना ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न किया जाएगा उतनी ज़्यादा ओजोन परत जो है नष्ट होती जाएगी। तो इसीलिए निर्णय लिया गया कि ओजोन परत को लगातार अगर बचाना है तो CFC या मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन में कटौती करनी पड़ेगी, और ये निर्णय लिया गया था। फिर इसके बाद एक निर्णय लिया गया था कि 1993 तक CFC के उत्पादन में 20% की कटौती करनी है। कैसे भी करके सभी देशों को मिलकर या सभी देशों द्वारा या पर्टिकुलर एक एक देश को अपने अपने देश में उनके उत्पादन क्षेत्र का 20% कम करना है। जितना भी उनके द्वारा CFC का उत्पादन किया जाता है, क्लोरोफ्लोरो गैस का उत्पादन किया जाता है, उसमें 20% की कटौती 1993 तक हो जानी चाहिए। यह निर्णय भी मॉन्ट्रियल समझौते में लिया गया था। फिर उसके बाद 1998 तक सभी देशों द्वारा जितने भी रासायनिक पदार्थ उत्पादित किए जाते हैं उनमें 50% की कटौती लानी है। कितने परसेंट की? 50% की कटौती लानी है। ये भी निर्णय लिया गया था 1998 तक। मतलब समय दिया गया था कि 1998 तक आपके द्वारा जितना भी केमिकल या कितने भी रासायनिक पदार्थ उत्पादित किए जा रहे हैं उनमें कटौती लानी है और उन कटौती को 50% कम करना है। फिर उसके बाद 1992 में हैलोजन के उत्पादन में भी कमी लानी है। मतलब 1992 तक ये निर्णय कब लिए गए थे? ये निर्णय लिए गए थे 1987 को, और ये निर्णय लिए गए थे और सभी देशों को एक निश्चित सन दे दिया गया था कि 1992 तक हैलोजन के उत्पादन में कमी लानी है, और हैलोजन का उत्पादन जितना उत्पादन 1986 में हुआ था उतना ही होना चाहिए। उससे आगे कभी भी हैलोजन का उत्पादन नहीं होगा। मतलब 1986 में हैलोजन का जितना उत्पादन हुआ था, यह हैलोजन गैस जितनी भी उत्सर्जित हुई थी उतनी ही गैस उत्सर्जित होनी चाहिए 1992 के बाद भी। मतलब उसमें किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। ये 4 प्रमुख निर्णय हैं मॉन्ट्रियल समझौते में लिए गए थे। फिर उसके बाद कई प्रकार के संशोधन भी किए गए। अब एक संशोधन किया गया था लंदन संशोधन। लंदन संशोधन में ये कब किया गया था? 1940 में किया गया था, है ना। 1990 में किया गया था। एक लंदन समझौता किया गया था, या हम उसको कहेंगे लंदन संशोधन किया गया था 1990 में किया गया था, जो कि आपकी कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको बोलते हैं मिथाइल, और उसके बाद मिथाइल क्लोराइड, इन दोनों के उत्पादन में रोक लगाने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय कब लिया गया था? लंदन संशोधन में लिया गया था। और यह संशोधन कब हुआ था? 1990 में हुआ था। कोपेनहेगर संशोधन भी किया गया था। कोपेनहेगर संशोधन भी किया गया था, और ये संशोधन किया गया था 1994 में। अच्छा, ये कोपेनहेगर संशोधन 1994 में किया गया था। ये किया गया था विकसित देशों और विकासशील देशों के लिए किया गया था। मतलब जो देश विकसित हो चुके हैं और जो देश विकासशील हैं या विकासशील अवस्था में आ रहे हैं, उन दोनों को अलग अलग एक डेट दी गई थी और अलग अलग उनको टारगेट दिया गया था कि आपको आपके देश में गैस के उत्पादन में कमी लाना है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो देश ऑलरेडी विकसित हैं वो गैस के उत्पादन में कमी ला सकते हैं, लेकिन जो देश अभी
डेवलप हो रहे हैं या जो देश अभी डेवलप नहीं हो पाए हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको औद्योगिकरण करना पड़ेगा, नई नई फैक्ट्रियां स्थापित करनी पड़ेंगी। और नई नई फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए क्या चाहिए, गैसें उत्सर्जित होंगी, और जितनी ज़्यादा गैसें उत्सर्जित होंगी उतना ज़्यादा वायुमंडल क्या होगा, प्रभावित होगा। इसलिए विकासशील देशों के लिए अलग टारगेट दिया गया था और विकसित देशों के लिए अलग टारगेट दिया गया था कि आपको एक निश्चित डेट दी गई थी कि आपको इन डेट तक या इन तारीखों तक जो है आपको आपके देश में इस गैस के उत्पादन में इतनी कमी लाना है। ठीक है, ये सारा जो है समझौता कब किया गया था, कोपेनहेगन संशोधन में किया गया था 1994 में। भारत द्वारा भी कई प्रकार के प्रयास किए गए हैं और भारत द्वारा ओजोन संरक्षण के प्रयास कितने किए गए हैं। ओजोन संरक्षण के लिए भारतीय प्रयास की अगर हम बात करें तो सितंबर 1992 में मॉन्ट्रियल समझौते में हस्ताक्षर कर दिए गए थे भारत देश द्वारा। भारत देश ने मॉन्ट्रियल समझौते में कब भाग लिया था, तो वो लिया था सितंबर 1992 में। सितंबर 1992 में मॉन्ट्रियल समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे भारत द्वारा, भारत सरकार द्वारा। और इसमें क्या निर्णय लिया गया था भारत के द्वारा इसमें यह निर्णय लिया गया था कि हम 20 ऐसे गैसों का उत्पादन करते हैं जो ओजोन परत को नष्ट करती है, तो हम उन 20 गैसों में से केवल और केवल 7 गैसों का ही उत्पादन करेंगे, 13 गैसों का उत्पादन नहीं करेंगे जो ओजोन परत को नष्ट करता है। ठीक है, ऐसी 20 गैसों का उत्पादन उस समय भारत को द्वारा किया जाता था जो ओजोन परत को नष्ट करती है। तो इन 20 गैसों में से केवल और केवल 7 गैस का ही उत्पादन भारत सरकार द्वारा किया गया था और 13 गैसें जो हैं वो पूर्ण रूप से बंद कर दी गई थी भारत सरकार के द्वारा। ये निर्णय लिया गया था भारत पर्यावरण मंत्रालय ने या भारतीय पर्यावरण वन मंत्रालय ने। ये किसने निर्णय लिया था, भारत सरकार ने। और उसके अंतर्गत आप देखेंगे ओजोन नष्टकार पर्यावरण मिशन भी लाया गया था, यह नियम भी लाया गया था। क्या लाया गया था, ओजोन नष्टकार पर्यावरण नियम लाया गया था। ये नियम कब लाया गया था, 1998 में लाया गया था ये नियम। और इस नियम में आप देखेंगे इसमें बोला गया था कि एरोसोन का उत्पादन हम बंद कर देंगे 1 जनवरी 2013 के बाद, पूर्ण रूप से इसको बंद कर देना है। एरोसोन का उत्पादन 1 जनवरी 2003 से पूर्ण रूप से बंद करना है। हेलोन मतलब हेलोजन जितने भी तत्व हैं, हेलोजन जितनी भी गैसें हैं, हेलोजन गैसें, उनका भी उत्पादन 1 जनवरी 2001 से पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। मिथाइल ब्रोमाइड का उत्पादन 1 सितंबर 2010 के बाद पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। मोबाइल एयर कंडीशनल की अगर हम बात करें, मोबाइल एयर कंडीशनल का उत्पादन भी 1 जनवरी 2000 से के पश्चात पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। ये निर्णय भी भारत सरकार द्वारा लिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं जो भारत सरकार द्वारा लिए गए थे कि इस डेट को ये गैस पूर्ण रूप से बंद कर दी जाएगी, इस गैस का कोई भी उत्पादन भारत में नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं ये ओजोन परत की, तो ओजोन परत में जो क्षति पाई जा रही है, ओजोन परत जो लगातार नष्ट हो रही है, उसका सबसे पहले प्रमाण हमको कहाँ देखने को मिलेगा, अंटार्कटिका पर देखने को मिलेगा। अंटार्कटिका पर ओजोन परत में सबसे पहले छिद्र देखा गया था, या अंटार्कटिका पर यह देखा गया था कि लगातार ओजोन परत में कमी आ रही है। ये किसके द्वारा देखा गया था, ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ फरमान के द्वारा ये चीज देखी गई थी कि अंटार्कटिका पर लगातार क्या आ रहा है, अंटार्कटिका पर लगातार ओजोन परत में कमी आ रही है, ओजोन परत में छिद्र पाए जा रहे हैं। और ये खोजा कब गया था, ओजोन परत में छिद्र 1982 में खोजा गया था। नाम याद रखना है, अंटार्कटिका पर देखा गया था, ये याद रखना है। वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, जोसेफ फरमान द्वारा देखा गया था। 1985 में सबसे पहले ओजोन परत में कमी देखी गई थी और उसके बाद बहुत सारे प्रयास
करना शुरू कर दिया गया था। देखेंगे आप 1985 में ही प्रयास करना शुरू कर दिए गए थे वियना सम्मेलन से ही, है ना। और भारत सरकार द्वारा भी बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, जिसमें देखिए आप 20 गैसों में से केवल 7 गैस का ही उत्पादन भारत करेगा, 13 गैस पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए थे भारत सरकार द्वारा। ये बहुत बड़ा निर्णय लिया गया था, ठीक है। जैसे कि एरोसोन का उत्पादन 1 जनवरी 2003 के बाद पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। हेलोजन गैस का उत्पादन 1 जनवरी 2001 के बाद पूर्ण रूप से बंद कर दिया। ऐसे बहुत सारे उत्पादन है। मिथाइल ब्रोमाइड का उत्पादन 1 दिसंबर 2010 के बाद पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया भारत के अंतर्गत। बहुत सारे प्रयास भारत द्वारा भी किए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ओजोन परत से रिलेटेड वो आज हमने डिस्कशन किया, है ना। तो इसी के साथ अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।